हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अर्पित यादव आप सभी का मैथ्स विद अर्पित यादव पे स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। और इसी के साथ आज हम अपने प्रैक्टिस सेट नंबर 18 पर पहुंच चुके हैं, जिसमें हमने पिछले 17 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर चुके हैं। और जिस भाई ने अभी तक नहीं देखे हैं तो जाके वो देख लें। और अगर चैनल पर आज आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें ताकि आप तक सबसे पहले वीडियो हमारी पहुँच सके। आज का जो प्रैक्टिस सेट हम डिस्कस करने वाले हैं, ये जो प्रैक्टिस सेट चले मैथ्स की प्रीवियस ईयर बेस्ड हैं। आज का जो पेपर डिस्कस करने वाले हैं वो पेपर हुआ था 2 दिसंबर 2021 को शिफ्ट नंबर 2 में। तो उसके हम 40 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं मैथ के। और ये 40 क्वेश्चन एक तरीके के 40 टाइप हैं, तो आपके 40 कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर होंगे। और साथ ही साथ आपके लिए प्रैक्टिस सेट इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो रही है क्योंकि अभी हमारे पास सफिशिएंट टाइम है। अगर हमें यहाँ से पता लग रहा है कि अगर कोई चैप्टर हमारा कमजोर है तो प्रैक्टिस का मतलब क्या होता है, प्रीवियस क्वेश्चन लगाने से फ़ायदा ये होता है कि हमें पता लगता है हमारी तैयारी कितनी है। तो अभी आप लगाएंगे पेपर, आपको पता लगा कि हाँ ये हमें पता लग जाएगा ये चैप्टर हमारे कमज़ोर हैं और ये वाले चैप्टर हमारे क्वेश्चन यहाँ से बन रहे हैं। ठीक है, तो और अभी तक आपका अगर सिलेबस भी नहीं कंप्लीट हुआ तब भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको सीखने को अगर यहाँ से क्वेश्चन बन रहा है और मैं आपको वैसे सोल्यूशन बताएंगे, आपको समझ तो आएगा। अगर आपने पहले नहीं पढ़ रखा है तब भी आपको समझ आ जाएगा। तो ऐसा नहीं है आपको समझ नहीं आएगा कुछ, वो कोई दिक्कत नहीं है। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ ही साथ बढ़ते रहें। आज का पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है हमसे, एक व्यक्ति ने 12.5% और 15% की साधारण ब्याज दर पर दो अलग अलग योजना ए और योजना बी में 25,500 रुपये को विभाजित करके निवेश किया। यह 2 वर्षों में अर्जित साधारण ब्याज की कुल राशि 7250 है। तो योजना ए में निवेश की राशि ज्ञात कीजिए। और ये बैच जो है स्पेशली जो कमज़ोर छात्र हैं, जिनके लिए मैथ का बहुत बड़ा डर है कि कैसे होगा। उन्हें लगता है कि सारे और तो जब कर लेंगे, हम हिंदी भी कर लेंगे, जीएस भी कर लेंगे, रीजनिंग भी कर लेंगे, मैथ में दिक्कत आती है। तो यहाँ से आपका मैथ का डर खत्म हो जाएगा, क्योंकि हम आपको वैसे समझा रहे हैं बिल्कुल ईजी भाषा में ताकि आप समझ सकें। क्योंकि कोई जल्दबाजी नहीं है क्वेश्चन करने के लिए मैं ये 30 से 35 मिनट में सब खत्म कर दूँ। बट भाई है कि आपको अगर नहीं समझ पाया तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमारा तो उद्देश्य ये है कि आपको समझा पाऊँगा। मैं अपने खुद करने के लिए नहीं आया। अब देखिए क्या कह रहा है हमसे। कह रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट पे क्या किया, 12.5% और 15% की साधारण ब्याज दर पर योजना अलग अलग योजना है ए और बी में उसने 25,500 रुपये इन्वेस्ट किए। तो ए और बी में, तो यहाँ पे ए पे क्या कितना 12.5%, वहीं बी पे 15%। ये तो एक वर्ष के लिए हमसे कह रहा है 2 वर्षों में साधारण ब्याज अर्जित कितना किया 7250। अगर एक वर्ष में इनकी दर ये थी, रेट जो है इंटरेस्ट ऑफ रेट कितनी है 12.5% 15%, तो 2 वर्ष में कितनी हो जाएगी, 2 ईयर में कितनी हो जाएगी, तो ये दुगनी हो जाएगी। क्योंकि अगर पहली साल 12.5% ब्याज मिल रहा है तो दूसरी साल 12.5 मिल रहा है। सिंपल इंटरेस्ट में तो इंटरेस्ट ही मिलता है ना। तो कितना हो गया 25%। वहीं क्या है बी का कितना हो गया 30%। तो हमें पता लग गया। अब इन्होंने क्या किया 25,500 रुपये हैं ए और बी में इन्वेस्ट किया। मुझे नहीं पता ए में कितना किया बी में कितना किया, लेकिन मुझे ये पता है कि ए पे उसे 25% ब्याज मिल रहा है जितना पैसा लगाया, और बी पे उसे 30% ब्याज मिल रहा है। तो मुझे यहाँ समझ में आया कि अगर मैं बी को अगर 25% प्लस 5% में अगर तोड़ देता हूँ तो मुझे पता लगा कि बी पे भी अगर मैं यहाँ से देखूँ ए पे तो 25% ब्याज मिल रहा है, बी पे 30% मिल रहा है। तो मैंने बी को तोड़ दिया 25% प्लस 5%। तो मुझे पता लगा कि अगर ए पे 25% मिल रहा है तो बी पे भी 25 मिल रहा है। 5 में बाद में छोड़ दे रहा हूँ। तो मैंने क्या किया यहाँ से टोटल अमाउंट जो है 25,500 पे, इसका मैंने 25% निकाल लिया। तब मुझे पता लगा, क्योंकि देखो ए पे भी 25% है और बी पे भी है 25%, 30% है ना बी पे, तो बी को मैंने 25% प्लस 5 में छोड़ दिया। अब यहाँ से हमने काटा तो हमें पता लगा टोटल बना कितना 25 पंजे 125, बचा कितना 12, 25 पंजे 125 12 होता है 137, बचा कितना 7, 37 का 7 आ गया, बचा कितना 13, 25 दूनी 50 और 13 हो गया 53। तो हमें पता लगा यहाँ से जो इंटरेस्ट हमारा कितना आ गया वो आ गया कितना 25 दूनी 50 और 13 हो गया 63, 63 हो गया। ओके, तो हमें पता लगा यहाँ से कि हमें इंटरेस्ट मिल गया कितना 6375 रुपये। लेकिन जो इंटरेस्ट बन रहा है वो कितना बन रहा है, ब्याज जो बन रहा है वो कितना बन रहा है 7250। तो ऐसा क्यों, हमारा कम क्यों बन रहा है। तो हमने देखा कितना कम बन रहा है, तो हमने देखा 6350 किया, 10 में से 5 गए 5 बचा, 14 में से 7 गए 7 बचे, उसके बाद 11, 11 में से 3 गए 8। तो हमें पता लगा 875 रुपये है ब्याज हमारा कम बन रहा है। वो इसलिए बन रहा है क्योंकि देखो ए का तो हमने 25% निकाल लिया, लेकिन बी का क्या किया हमने, बी का भी हमने निकाल लिया कितना 25%, जबकि बी का 5% बच गया, क्योंकि बी पे तो 30% ब्याज मिल रहा है हमें। तो हमें पता लगा कि बी का 5% है ना, यही 875 के बराबर है, क्योंकि बी का हमने 5% ब्याज नहीं निकाला, वही इंटरेस्ट जो है ना ब्याज 875 कम बच गया।
तो हमने बी का 5% देखा, तो हमने यहाँ से बी की वैल्यू निकाली, 5 से काटा, 5 एकम 5, बचा 3, 37 हो गया, 5 तो 35, बचा 2, 55 25। तो हमें पता लगा यहाँ से बी का जो इन्वेस्ट हुआ है, यहाँ से हमें बी के पता लग गया कि बी का मूलधन कितना है। तो हमें पता लगा बी पे जो रुपया इन्वेस्ट हुआ था वो कितना हुआ, 70,500, जबकि टोटल कितना है, टोटल है 25,500। इसमें अगर मैंने 70,500 घटाया बी का, तो हमें पता लगा कि हमसे पूछा है योजना ए में निवेश की राशि ज्ञात कीजिए। तो हमें पता लगा ए में कितना है, 70,000 घटा देंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 25 में से 70 गया 8 और 505, तो मुझे पता लगा ए में जो रुपया इन्वेस्ट हुआ तो कितना हुआ, 8,000। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्या कह रहा है हमसे, दूसरे क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, कह रहा है ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज आधार पर करते हैं। 11,500 रुपये की राशि 30% वार्षिक दर से उधार ली गई, कितने वर्षों में 19,435 हो जाएगी। अब देखिए, एक तो क्या है आपका फॉर्मूला है, अमाउंट जो बन रहा है, क्योंकि मिश्रण ही तो बन रहा है 19,435, क्योंकि ब्याज इंटरेस्ट जोड़ के, तो उसका फॉर्मूला क्या है, P × 1 + R/100 और टोटल टाइम T। तो यहाँ से हम टाइम निकाल लेंगे क्या, क्योंकि हमें देखो अमाउंट दिया गया कितना बन रहा है 19,435, प्रिंसिपल पता हमें कितना है 11,500, आर हमें पता 30%, तो हमें टी निकालना है, निकाल लेंगे। लेकिन हम ऐसे नहीं करेंगे, तो यहाँ से हम देखेंगे तो हमें पता लगा ऑप्शन बहुत दूर दूर है। तो हमने देखा 11,500 रुपये क्या है, 11,500 रुपये अगर मैं 30% ब्याज निकाल रहा हूँ तो कितना हो रहा है, तो हमने देखा वो कितना हुआ, 0, 3 पंजे 15 की 5 आंसर लगी, 1 3 एकम 3 1 4 3 एकम 3, तो मुझे पता लगा 3450 रुपये ब्याज पहली ईयर में बन गया। ओके, हमसे पूछ रहा है कितना टाइम लगेगा। अगर मैं देखूँ दूसरी साल ब्याज बनेगा तो वो भी कितना बनेगा, 3450, तो ये कितना हो गया, 3839 हो गया। और आप देखेंगे ध्यान से कि 19,000 और 11,000 में ये भी कहीं अंतर जो है ना, सॉरी ये 69 हो गया ना, और ये भी कहीं अंतर 7,000 के आसपास ही है, समझ रहे। तो इसका मतलब, क्योंकि अभी इस पर भी तो ब्याज मिलेगा 30% में, तो हमें पता लगे वो 2 ही साल हो सकता है। अब देखो 2 से अगर 4 साल होगा, देखो जब पहली साल ही इतना हमें मिल रहा है 3400 रुपये ब्याज मिल रहा है, मान लो 3500 ले लिया, दूसरी साल 3500, तो 7,000 हो गया, और ये इसके अलग है, और 4 साल जाएंगे तो 14,000 हो जाएगा, तो इतना तो रुपये भी नहीं बन रहे हैं। तो यहाँ से हमें सीधा पता लगेगा दो, ऑप्शन 2 ही है। ठीक है, तो 2 साल हुआ, टाइम आपका जो आ गया वो कितना आ गया, T = 2 ईयर। ओके, ये आपका आंसर हो गया। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 5, 10, 19, 20, 38 से विभाजित करने पर शेषफल 3 प्राप्त होगा। अब देखिए हमसे कह रहा है 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, पहले आप बताइए 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, कौन है 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है, तो वो है 1 0 0 0। इससे छोटी कोई 4 अंकों की संख्या नहीं हो सकती। अगर इसमें मैं एक भी माइनस कर दूंगा तो आ जाएगा क्या, 999, और वो हो जाएगा 3 अंकों की संख्या। इसी में अगर मैं प्लस जोड़ूंगा तभी तो ये बनी, तो ये 4 अंकों की संख्या हो जाएगी। तो हमें पता लगा सबसे छोटी संख्या है वो कितनी 4 अंकों की है, 1000। लेकिन हमसे इतना पूछ रहा है, हमसे कह रहा है आगे 4 अंकों की छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, उसके बाद ये कह रहा है 5, 10, 19, 20, 38 से विभाजित करने पर शेषफल 3 प्राप्त हो। तो पहले तो हमें वो संख्या ज्ञात करनी है यहाँ से कि जब शेषफल हमें वो, इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हमें वो संख्या ज्ञात करनी कि शेषफल जो आए वो 0 आए, जिससे ये संख्या पूरी पूरी कट जाए। क्योंकि हमने ये पढ़ रखा है कि शेषफल अगर 3 ज्ञात करना, तो उसमें हम क्या है, एलसीएम में अगर मैं 3 जोड़ देंगे तो वो संख्या आ जाएगी, जिससे अगर इनसे डिवाइड करेंगे तो शेषफल 3 आएगा। ओके, तो हमने यहाँ से देखा, हमने यहाँ से एलसीएम लिया, 5 से काटा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ये आ गया 19, 5 चौके 20, और ये 38 ही बचा। ओके, उसके बाद मैंने 2 से काटा तो क्या हुआ, 1 1 19, 2 दूनी 4 और 19, तुम्हारा बचा कितना, 19 दूनी 38, यहाँ से 19 आ जाएगा, 1 1 1 और 2 बचेगा। ठीक है, तो ये एलसीएम आ गया, हमें कितना है, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20 और 20 निम्न, सॉरी 19 दूनी 38, 380। तो हमारा एलसीएम जो आ गया वो कितना आ गया, 338। अब देखिए एलसीएम वो संख्या होती है जिनसे 5, 10, 19, 20, 38 विभाजित करेंगे तो शेषफल हमारा 0 आएगा, लेकिन हमें शेषफल 3 प्राप्त करना। अगर मैं इसमें 3 ऐड कर दूँ तो ये हो गया 383। अब आप इसमें 5, 10, 19, 20, ये जितनी भी संख्या इनमें किसी से भी भाग करेंगे तो आपका शेषफल हमेशा 3 प्राप्त होगा। लेकिन हमारा ये आंसर नहीं हुआ, पता क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हमसे पूछ रहा है वो 4 अंकों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये तो हमारी 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात हुई, तो हमें 4 अंकों की चाहिए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखो अगर मैं यहाँ से एलसीएम का अगर मैं इसमें मल्टीपल 2 करता हूँ तो कितना आ गया, 38 दूनी 76, 760। ये भी वही संख्या है, अगर मैं 5, 10, क्योंकि अगली संख्या जो है ना वो 5, 10, 19, 20, 38 विभाजित होने वाली संख्या है वो 760 है। अगर मैं इसमें भी प्लस 3 कर दूंगा तब भी संख्या वो बन जाएगी जिसमें 3 शेषफल प्राप्त होगा। लेकिन हमें ये भी संख्या नहीं की, ये भी 3 अंकों पे रह गई, तो इसका क्या करूँगा मैं, अभी यार 3 का गुणा करूँगा। तो मैंने क्या किया, हमारा जो एलसीएम आया तो कितना आ गया, तो 338,
सॉरी 380, इसमें अगर मैं 3 का गुणा करता हूँ तो कितना हो गया 0, 3 8 24 की 4 बचा कितना 2, 3 तिरका 9, 2 11। तो हमारे पास 1140 संख्या आ गई। पहली ऐसी संख्या है सबसे छोटी संख्या है जो 5, 10, 19, 20, 38 विभाजित करने पर शेषफल 0 प्राप्त करेगी, लेकिन हमें शेषफल चाहिए कितना 3, तो इसमें हमने +3 ऐड कर दिया। अगर हमें 4 चाहिए होता तो हम 4 ऐड कर देते, समझ रहे। तो हमारा कितना आ गया 1143, यही आपका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्या कह रहा है, यदि 480 का 20%, 590 के 40% से x% कम है तो x ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है हमसे, 480 का 20% तो कितना हो गया 96 हो गया, 48 दूनी 96। ओके भाई, हमसे क्या कह रहा है 590 का 40%, 590 का 40% निकाला क्या होता है 6 चौक 24, मतलब 60, 6 चौक 24 240, 4 कम हो गया तो कितना हो गया, ये आपका कितना हो गया, ये हो गया 236। ठीक है, हमसे कह रहा है कि 540 का 20% ये निकल आया, और 590 का 480 का 20% ये हो गया, और 590 के 40% से x% कम है। तो ये जो 96 है इससे कितना x% कम बता रहा है। पैसों में कितना कम है, देखते हैं कितना कम है। तो हमने देखा 96 अगर घटाया यहाँ से हमने माइनस किया तो कितना आ गया 0, 13 में तो 9 गया 4 बचा 140। तो हमें पता लगा 140 कम है। कम किससे है 236 से है, इससे कम है, परसेंटेज पूछना है, इंटू 0। तो मैंने इसे काटा, मैं इसे अगर 4 से काटूँ तो 4 पंचे 20, 3 में 36 होगा, 4 में 36, 4 दूनी 8, सॉरी 4 3 12 और 4 पंचे 20। तो हमारे पास जो आ गया वो कितना आ गया 3500 अपॉन में क्या है 59। ओके, अब मैं इसे काट रहा हूँ। अब देखिए ये 60 अगर 6 भी होता ना, अगर ये 60 होता, मैं अगर इसको नीचे 60 लिख के चलता हूँ तो ये ऑप्शन ना काफ़ी दूध बने, तो 72, 85, ये 70 है और ये कितना है 59। अब देखिए अगर यहाँ पे 360 होता और नीचे 60 होता तो 36, तो ये आपको यहाँ से पता लग रहा होगा कि ये ऑप्शन जो है ना ये लगभग 60% के आसपास ही है, और ये बाकी ऑप्शन बहुत दूर दूर, देखो 72% है, 69% है, 85% है। अगर ये 60% के आसपास होता तो हम ये तुक्का नहीं मारते, एक तरीके का मतलब मैं अप्रोक्स नहीं लगाता। बट मुझे पता लग गया अगर यहाँ 360 होता तो मतलब ऊपर 10 बढ़ा लिए, और यहाँ 59 की जगह 60 होता, 36 तो 60% होता। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 4 हो गया। तो इतना आपको ध्यान रखना है, बाकी आपको सॉल्व करना है तो फिर आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो गया। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्या कह रहा है, 9 किलोमीटर चलने के बाद एक लड़का बाएं मुड़ता है। एक लड़का 9 किलोमीटर चला और फिर बाएं मुड़ा। अगर आपको ये लग रहा है कि करके दिखाओ तो फिर मैं आपको बता दे रहा हूँ कैसे हो रहा है। अगर आपको कैलकुलेशन में दिक्कत आ रही तो देखिए, तो हम क्या कर रहे हैं, कितना है हमारा, कितना आ गया था 3500 है, और 59 से मैंने इसे अगर डिवाइड किया तो ये कितने बार जाएगा 6 36, 6 बार, तो 6 बार नहीं जा पाएगा, 5 बार जाएगा। तो हमारा पहला ऑप्शन इसीलिए यहीं से बनेगा, क्योंकि 6 बार जाएगा तो ये पता कितना हो जाएगा, ये 6 36 और ये लगभग 5, ये जो बैठेगा ना ये 6 कम बैठेगा, मतलब 360 से 6 कम गया तो ये 354 बैठेगा, जबकि यहाँ 350 है, तो इसलिए 6 से ऊपर जाएगा नहीं। तो हमारा इसलिए यहीं इतना ही ऑप्शन देखते आपको करना है, समझ गए। तो हमने 5 में 45, 5 बचा कितना 4, 5 25 और 4 29, तो 10 में से 5 गया 5 बचा, और 14 में तो 9 गया 5 बचा, तो 0 आ गया। अब देखो अगर 59 कितना होता है, 59 जो होता है 590 होता है, लेकिन यहाँ 550 है तो कम है, तो 9 बार ही जाएगा, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन था। 9 किलोमीटर चलने के बाद एक लड़का बाएं मुड़ता है। अगर 9 किलोमीटर इधर गया लड़का और फिर उसके बाद बाएं मुड़ा तो इसका बाएं इधर है, और 6 किलोमीटर चलता है और फिर बाएं मुड़ता है, फिर बाएं मुड़ा तो कितना चला 11 किलोमीटर। ये जो है अंत में पश्चिम दिशा की ओर मुँह करके खड़ा है, पश्चिम की ओर, अगर ये इधर पश्चिम है तो वो पूछ रहा है तो वह पहले 9 किलोमीटर किस दिशा में चला। अगर देखो इधर पश्चिम है और एक्चुअल में जो दिशा होती है हमारी होती भी ऐसी है, पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। ओके, तो इधर पश्चिम है तो इधर पूरब होगा, ऑब्वियसली बात है। तो इसलिए आप स्टार्टिंग जो चला था वो किधर चला था, पूरब की तरफ। ओके, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। हमें सॉल्व आउट करना है। यहाँ पे थोड़ा ना ये क्वेश्चन मार्क इधर है, ठीक है। तो कैसा लिखा हुआ है देखो, 48 माइनस 23 माइनस 500 डिवाइड बाई 2, सॉरी 2 के बाद क्या है -10 माइनस। अब देखिए यहाँ से इसे काट लूँगा, अगर मैं 5 से काटूँ 5 7 35, तो 10 माइनस कितना आ गया 7, वायर कितना डिवाइड बाई 3,
ये कोष्टक लग गए 2। ओके, अब देखिए ये 500, अब यहाँ से कोष्टक तो खुलेगा लेकिन ये हम भाग से काटेंगे, ये कितना हो गया 250। 500 को 2 से काटा 250 हो गया, माइनस, और 10 में से 3 7 गया, कितना बचा 3, 3 माइनस के बचे, लेकिन ये भाग का है तो ये भाग का है, ये आ गया नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो 3 से 3 खत्म, तो 1 आ गया। तो हमारा अब यहाँ पे हम लिखेंगे कितना बचा हमारे पास 48 माइनस 23, ये माइनस, और अंदर क्या बचा देखो 250 और माइनस का 1। ओके, बाकी ये सब सॉल्व हो गया। अब देखिए 48 माइनस 23, अगर इसे सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो गया 8249 हो गया, क्योंकि माइनस से घट गया। लेकिन ये जब माइनस जाएगा इधर माइनस जाएगा तो ये हो गया माइनस का 249। ओके, नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा 48, यहाँ से देखो माइनस, अगर ये माइनस इंटर करेगा तो ये 28 तो माइनस हो जाएंगे, लेकिन अगर माइनस माइनस इधर प्लस का हो जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, कितना हो जाएगा 249। ओके, तो यहाँ से हमने ये वाले ऐड कर लिए, या 48 में तो 28 घटाए तो कितने बचे, तो 20 बचे हमारे पास। ओके, सॉरी 23 है, ये मिस्टेक नहीं करनी हमें, ये 23 है, जस्ट ए सेकेंड। ठीक है, तो अगर मैंने यहाँ से 48 में तो 23 गया, कितना बचा 8 में से 3 गया 5, और 4 में से 2 गया 2, 25, और ये 25 ऐड हो जाएंगे 249 में, तो 9 5 14 की 4 हासिल लगी 1, 3 4 7, 274 आपका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं इस क्वेश्चन तरफ। क्या कह रहा है, अजय और भास्कर ने 8:9 के अनुपात में कुछ राशि का निवेश करके एक साझेदारी व्यवसाय शुरू किया। चांद 6 महीने के बाद भास्कर के बराबर राशि का निवेश करके उनके साथ जुड़ गया। 1 वर्ष के अंत में लाभ को अजय, भास्कर और चांद के बीच किस अनुपात में वितरित किया गया। देखो अजय, भास्कर और चांद, इसमें क्या कहता है, अजय ने 8:9 अजय और भास्कर ने 8:9 के अनुपात में राशि निवेश की, लेकिन क्या कह रहे हैं चांद ने 6 महीने के बाद भास्कर के समान, तो भास्कर कितनी है 9, लेकिन 6 महीने बाद। हमसे क्या कह रहा है 1 वर्ष के अंत में लाभ पूछा गया, तो अगर अजय का तो 12 महीने का इन्वेस्टमेंट हुआ, भाई भास्कर का भी 12 महीने का हुआ, लेकिन चांद ने क्या 6 महीने बाद किया, इसका मतलब चांद ने जो इन्वेस्ट किया वो कितना किया 6 महीने बाद किया, तो इसका मतलब उसका जो इन्वेस्ट अगर 1 साल के लिए अगर पार्टनरशिप के लिए है तो उसका जो इन्वेस्टमेंट हुआ है वो 6 महीने के लिए हुआ है। तो यहाँ से जो रेशियो आया वो कितना आ गया 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, तो कितना आ गया 8 दूनी 16 और 9 दूनी 18 और 9 एकम 9, तो जो रेशियो आया वो कितना आ गया 16 18 9, तो ऑप्शन नंबर ए। यहाँ से समझने वाली बात इतनी है, देखो प्रॉफिट जो होती है ना पार्टनरशिप में, जो प्रॉफिट डिपेंड करती है वो करती है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, कि आपने पैसा कितना लगाया और कितने टाइम के लिए लगाया, और वो उसमें कितने भी पार्टनरशिप हों, कितने भी पार्टनर जुड़े हुए हों, कोई दिक्कत ना। तो इनका जो रेशियो होगा वही प्रॉफिट का रेशियो इनका होगा। तो वही हमसे ये पूछ रहा है, क्या कह रहा है 1 वर्ष के अंत में अजय, भास्कर और चांद के बीच किस अनुपात में वितरित किया जाना चाहिए। तो भैया कि प्रॉफिट भी जो बनेगा वो इसी रेशियो में बनेगा जिसमें उन्होंने पैसा लगाया है, तो 16 18 और 9 हो गया। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्या कह रहा, किसी कार्य को 102 दिनों में ए है, किसी कार्य को 102 दिनों में पूरा करता है, वहीं बी 153 दिनों में पूरा करता है, सी उसी कार्य को 204 दिनों में पूरा करता है। तो क्या कह रहा है ये तीनों एक साथ कार्य कर रहे हैं, तो उसी कार्य को पूरा करने में उन्हें कितने दिनों की आवश्यकता होगी। अगर तीनों एक साथ काम कर रहे हैं तो यहाँ से हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम डायरेक्ट आप लेना सीख चुके होंगे, अभी अगर आप पहले से शुरू से जुड़े हुए हैं तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। देखो हमें पता है कॉमन निकालते हैं, मैं आपको फिर बता दे रहा हूँ, अगर कोई बच्चा पहली बार आया दिक्कत ना हो। तो यहाँ से हमें पता लगा, जैसे हम नॉर्मली एलसीएम कैसे निकालते हैं, हम 15 20 का एलसीएम निकालना हो तो कैसे निकालते हैं, क्या करते हैं 5 पहले कॉमन देख लिया, 5 3 15 5 चौक 20, फिर हमें पता लगा बचा कितना 3 4 में कॉमन नहीं है, वो ये है 3 4, तो 5 3 15 चौक 60 एलसीएम आ गया। भाई हम यहाँ पे कैसे करते हैं, यहाँ पे हमने देखा 15 20 में कॉमन क्या 5 है, फिर बचा क्या, अगर मुझे 15 तक जाने के लिए मुझे 3 की जरूरत पड़ेगी, 5 3 15, वहीं 20 तक जाने के लिए मुझे 4 की जरूरत पड़ेगी, तो इनमें हमने 4 ले लिया, पहले हमने कॉमन वाला ले लिया बचा। अब इनकी एफिशिएंसी निकालने में पता 5 3 15 बचा कितना 4, ये हो गया इसकी एफिशिएंसी, कार्यक्षमता हो गई। वहीं 20 में क्या है 5 चौक 20, तो बचा कितना 3, तो इसकी कार्यक्षमता ये हो गई। तो हम भी तो वैसे ही करते हैं, जैसे 15 20 का हम जब वो करते हैं हमें एलसीएम पता लगा 60, तो क्या हो गया 15 चौक 60 और 20 60, तो हमें पता लग गया 4 इसकी कार्यक्षमता है और 3 इसकी है। और भाई अगर हमें टोटल वर्ग निकालना होता तो क्या करते हैं, हम इसका डायरेक्ट इसमें गुणा करते हैं, 15 चौक 60 और 20 60। ओके, तो हमें ये पता लग गया कैसे डायरेक्ट निकालते हैं। अब देखिए
ये वाला क्वेश्चन कैसे करेंगे। हमें ये छोटी छोटी बातें ना समझते हुए चलना है ताकि हमें एग्जाम में बहुत कम टाइम में पूरे क्वेश्चन कर पाएँ और समय रहते बचें। देखिए तो हमें पता लग गया, यहाँ हमें देखते ही पता लग गया कि 51 का मल्टीपल एक इसमें है, क्योंकि 51 दूनी 102 होता है, 51 तियाँ 153 होता है, 51 चौकू जो होता है वो 204 होता है। ओके, तो हमें पता लग गया 51 एक मल्टीपल आ गया। लेकिन हमें 102 तक जाने के लिए 2 जरूरत पड़ेगी, तो इंटू 2। 153 तक जाने के लिए मुझे 3 की जरूरत पड़ेगी, और 204 तक मुझे 4 की पड़ेगी। लेकिन 51 दूनी 102 तो हैं, तो मुझे 1 2 की और जरूरत पड़ेगी। ओके, तो इतना याद रखना। हमें पता लगा 51 दूनी 102 होता है, तो बचा कितना, 3 दूनी 6, तो इसकी कार्य क्षमता कितनी आ गई, 6। 51 तियाँ 153 होता है, 2 दूनी बचा कितना, 4, तो इसकी होगी 4। उसके बाद 204, 51 चौकू इसमें आ जाएगा 51, और ये 4 आ जाएंगे, तो बचा कितना, 3। तो हमें पता लगा ए बी की सी की कार्य क्षमता कितनी आ गई, ए की 6 है, बी की 4 है, और सी की 3 है। भाई हमें टोटल वर्क निकालना, तो क्या है, हम इसमें किसी का गुणा कर देंगे। मैंने अगर यहाँ से कर दिया तो हमें आसान होगी। तो क्या है, 204 तियाँ कितना हो गया, 6 चौक 24, तो ये हो गया 624, सॉरी 3 चौक 12, 612 हो गया। ओके, उसके बाद 6 4 10 13, अगर तीनों मिलकर हमसे क्या कह रहा है, तो उसी कार्य को पूरा करने में उन्हें कितने दिन की आवश्यकता होगी, जब वे तीनों एक साथ काम कर रहे हो। तो तीनों काम कर रहे हैं, तो 6 4 10 3 13, एक दिन में 13 काम कर रहे हैं। तो काटे हमने, काटा 13 पंजे 65, तो जाएगा नहीं, 13 चौक 52, 52 गया, बचा कितना 8, एक हो गया 9, तो कितने हो गए 92, और 13 सत्ते होता है कितना, 13 सत्ते 91, तो बचा का 1/13। ये आपका आंसर हो गया, 47 से 1/13 आपका ऑप्शन नंबर ए। ओके, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमसे कह रहा है 980 तक कितनी संख्या 3 और 7 से विभाज्य है। तो इसका मतलब 3 और 7 से विभाज्य होने का मतलब क्या है कि वो संख्या अगर 3 और 7 का मल्टीपल होगा, तो पहली संख्या जो 3 और 7 से विभाज्य है वो संख्या कितनी है, 21। क्योंकि 3 7 से वही संख्या विभाज्य होगी जिसमें इसका मल्टीपल हो। जैसे मान लो कोई संख्या है 7 से विभाज्य है, इसका मतलब 7 से विभाज्य, 7 से विभाज्य 14 है, तो 14 पता क्यों विभाज्य है, क्योंकि 7 से विभाज्य इसलिए है कि इसमें 2 गुणा 7 है, इसमें एक 7 का एक मल्टीपल है। वैसे पहली संख्या जो 3 और 7 से विभाजित होने वाली वो क्या, 21। ठीक है, नेक्स्ट जो भी आएगी संख्या वो क्या आएगी, 7 इसकी मल्टीपल में आएगी। अगर हमसे कहे 50 तक ऐसी कितनी संख्या हैं जो 3 और 7 से विभाज्य हैं, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट करेंगे 3 और 7 से कितनी विभाज्य हैं, 7 या 21 हो गया। तो हमने 21 से काटा, 21 दूनी 42, तो मुझे पता लगा 50 से कम 42, तो मुझे पता लगा 2 संख्याएं हैं जो 3 और 7 से विभाज्य हैं। वैसे भी हम देखेंगे तो 21 दूनी 42 हो गया। उससे पहले आपको 3 और 7 से विभाज्य संख्या, दोनों से विभाज्य संख्या कोई नहीं मिलेगी। तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट इनका 3 का गुणा किया। अब मुझे क्या निकालना, मुझे निकालना 980 तक की संख्या, 980 तक की संख्या निकालनी। 3 और 7 का मतलब है 21 से संख्या विभाज्य होनी चाहिए। तो हमें कितनी हो गई, हमने काटा 21 चौकू 84, 21 चौकू 84, बचा कितना 14, 98 के लिए 14 बचा, तो 140 हो गया। 140 हो गया, तो 21 छक्का कितना होता है, 126। तो हमें पता लग गया 46 संख्याएँ ऐसी हैं जो 3 और 7 दोनों से विभाज्य हैं 980 तक की संख्या में। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्या कह रहा है हमसे, हमें ये संख्या दी गई, हमसे पूछ रहा है यहाँ पे ना ये रूट के अंदर है। अब देखिए आप अंडर रूट निकालना सीख चुके होंगे। देखो क्या है, हम कैसे निकालते हैं, देखो लास्ट में हम 2 अंक पकड़ते हैं। जैसे मान लो ये है 2304 है, तो हमने देखा लास्ट के 2 डिजिट, तो हमने देखा क्या 4। अब 4 हमें पता 2 के स्क्वायर में आता है, कि स्क्वायर करने के बाद ये स्क्वायर ही तो है, स्क्वायर ही होगा किसी न किसी का जहाँ तक है। ठीक है, तो वो किसके में आता है, 2 के में या 4 के स्क्वायर, या 2 के स्क्वायर में आता है 4 लास्ट में, या 8 के स्क्वायर में, तो 8 का स्क्वायर होता है 64, उसमें लास्ट डिजिट होता है जो 4 होता है। वहीं 2 का स्क्वायर होता है 4, तो उसके लास्ट डिजिट होता है 4 होता है। इतना हम करने के बाद हमें क्या चेक करना है, हमें चेक करना है, हमें वो संख्या ढूंढनी है जिसका स्क्वायर करने पर इससे छोटा रह जाए, इसके सबसे डिगा नंबर। तो हमें पता है अगर 5 का स्क्वायर करेंगे 25, तो इससे ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन 4 का स्क्वायर करने पर वो आ जाएगी इसकी डिगा 4 चौक 16, तो हम दोनों तरफ रख ली। अच्छा, अब हमें चूज कैसे करना है, इनमें से कौन सी संख्या है, तो वो हमें ऐसे करनी है। हमें ये ध्यान देना है कि ये जो स्क्वायर है ये 4 के स्क्वायर के पास है या 5 के स्क्वायर के पास है। तो हमें देखना है 4 के स्क्वायर 4 चौक 16 होता है, 5 25 होता है। अगर ये 5 के पास है तो ये नंबर ये बड़ा वाला ही हो जाएगा, अगर ये 4 के स्क्वायर के पास है तो ये वाला हो जाएगा। लेकिन 4 चौक 16 है, तो ये 16 से तो काफ़ी दूर है, क्योंकि इसमें 7 जोड़ना पड़ेगा। लेकिन 5 25 5 के डिगा है, तो ये आपका 4.8 ये हो गया 48। और देखो 0.2 के बाद होता है, देखो क्या होता है, जैसे मान लो 0.2 इंटू 0.2 है, तो 2 दूनी 4 4 हो जाएगा। लेकिन 1 अंक बाद दशमलव, 1 अंक बाद, तो दशमलव यहाँ आएगा, वो 2 अंक बाद दशमलव आएगा। तो ऐसे ही अगर 2 अंक बाद लगाया तो जो स्क्वायर रूट जब निकल के आएगा तो अंक 1 अंक बाद दशमलव रह जाएगा। इतनी बारी की बात समझ गई तो फिर कोई दिक्कत ना। तो पहले हमें पता लग गया किसका है, 4.8 का है। ऐसे 17 से 64 निकालना है, तो मैं क्या पता, तुम्हें पता हो गया क्या, 2 और 8 के बीच है,
4 चौक 16 और ये 16 के करीब है, तो ये आपका कितना हो गया 4.2। 576 का तो आपको याद होगा कितना होता है, 24 का है ये, 2.4 का। ओके, उसके बाद क्या बचा, उसके बाद जो आया हमारा कितना आया 7056। अब देखो 6 किसके पीछे आता है स्क्वायर में, तो एक तो 4 के स्क्वायर में आता है, 4 चौक 16 आता है, एक 6 आता है, 6 के स्क्वायर में आता है, हमेशा 2 संख्या बनेगी। अब ये देखिए हमें इसके करीब पहुंचना है 6864, तो ये हो गया। अब ये देखना है, देखो 981 बहुत दूर हो गया, 68 64 में 6 जोड़ने पर 70 हो रहा है, तो इसका मतलब हमें पता लग गया ये जो स्क्वायर बन रहा है, स्क्वायर किसका बन रहा है 814 का। ओके, जब यहाँ तक हो गया हमें फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं, सॉल्व आउट करेंगे हम। तो हमने देखा 4.8 इंटू 4.2, ये डिवाइड में आ गया कितना आ गया 2.4 इंटू 8.4। अब देखिए 24 दूनी कितना हो गया 48। अब यहाँ से अगर मैं इसको 2 में गुणा करते हूँ तो कितना आ गया, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, तो 8.4 इंटू 8.4। तो हमने देखा कि ये जो मैं स्क्वायर रूट निकाला 8.4 का ही था, वो कितना था 7056। तो इसका भी जो स्क्वायर करेंगे वो कितना आ गया, वो आ गया 7056। ये आपका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन था। यदि एक संख्या को 18 से विभाजित करने पर शेषफल 3 रहता है, उसी संख्या के वर्ग को 18 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। ये संख्या है, अगर x को मैंने 18 से विभाजित किया तो शेषफल कितना आ रहा 3। देखो होता क्या है, जैसे मान लो इसमें हम क्या करते हैं, हमने मान लिया कि एक बार संख्या गई, जैसे 18 एकम 18, अगर 18 और 3 कितना हो गया 21, मैंने मान लिया वो संख्या 21 है और मैंने 18 से विभाजित किया, तो 18 एकम 18, तो शेषफल कितना आ गया 3। हालांकि हम 18 दूनी 36 और 3 39 ही मान सकते हैं, तो वो भी सेम ही रहेगा, क्योंकि अगर मैं मान लूँ 39 मान लिया मैंने और मैं 18 से भाग कर रहा हूँ, तो 18 दूनी 36 हो गया, तो ये कितना आ गया, बचा कितना 3, तो ये भी संख्या मान होगी, तो भाई मल्टीपल में होगी। लेकिन मैं इतनी लंबी कैलकुलेशन क्यों करूँ, मुझे पता है कि पहला टर्म मुझे 21 ही मिल रहा है, मैं एक बार मैंने माना कि एक ही बार गया भाग, ठीक है। तो हमने देखा, क्योंकि हमसे ये तो कह नहीं रहा कितने बार भाग गया, हमसे कह रहा है किसी संख्या x को 18 से भाग करने पर 3 शेषफल बचता है, हमसे कह रहा है उसी संख्या के वर्ग को 18 से विभाजित करने पर शेषफल क्या बचेगा। तो हमने देखा डायरेक्ट क्या है, हम जब भी ऐसी संख्या मिलेगी हमें शेषफल पे ध्यान देना है कि वर्ग करा रहा है या इसमें गुणा करा किसी संख्या, तो हम वो डायरेक्ट शेषफल में करेंगे। तो मुझे पता लगा इसका स्क्वायर करने पे संख्या का स्क्वायर किया 3 तक 9 को अगर मैंने 18 से भाग किया तो हमें शेषफल आएगा, क्या आएगा, जाएगा नहीं, तो 9 शेष ही बच जाएगा। तो यही आपका आंसर हो गया, तो ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए ऐसा हो क्यों रहा है, वो देखिए अगर आप हमारी पहले सेशन से जुड़े हुए हैं तो फिर तो आपको पता ही ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इसमें मैंने आपको काफ़ी बार बता चुका हूँ, बट मैं फिर भी बता रहा हूँ आपको। ऐसा इसलिए हो रहा है, देखो अगर मैंने संख्या 21 मानी, तो 21 को क्या हम लिख सकते हैं, 21 को हम 18 + 3 लिख लिया हमने, कोई दिक्कत ना, हमने जो मानी x बराबर। अब क्या इसका स्क्वायर बता रहा है, तो हम देखो ये a और b हो गया, तो क्या होता है 18 का स्क्वायर होगा प्लस 3 का स्क्वायर हो गया 9, प्लस क्या आएगा, प्लस में जो आएगा वो क्या आएगा 2ab होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 गुना 18 गुना 3, और इससे भाजित कर रहे हैं किससे 18 से। अब देखिए एक तो ये तरीका लिखने का है, दूसरा क्या ये इससे अलग अलग भी तो ऐसे भी लिख सकते हैं हम, कि इसको मैंने लिख लिया 18 18 और 18, क्योंकि अगर मैं एलसीएम लेंगे तो फिर ये ऊपर उतर आता है नीचे, तो देखो ये 18 के मल्टीपल है तो ये तो पूरी कट जाएगी संख्या, और 18 के इसमें है तो ये भी कट जाएगी पूरी संख्या, बचेगा ये। तो इसका मतलब है कि डायरेक्ट जो कभी जब भी आपको देखने को मिले संख्या में गुणा करा रहा है या किसी संख्या का वर्ग कर रहा है, घन कर रहा है, तो आप डायरेक्ट जो शेषफल बच रहा है उसमें कीजिए, क्योंकि बाकी संख्या वैसे भी कटी जाएगी। ओके, तो यहाँ से हमने स्क्वायर किया 9, तो यहाँ से हमें मिल गया, तो हमें पता लग गया 9 शेषफल बचता है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ, क्या कह रहा है, सबसे छोटी एक संख्या को 11 15 12 से विभाजित करने पर शेषफल 7 प्राप्त होता है, उसी संख्या को 9 से विभाजित करने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। तो इसका हम एलसीएम निकालने का, अभी यही तो पीछे सीख के आए, तो 11 15 और 12 से सबसे छोटी संख्या, तो इसका सबसे छोटी वही संख्या, देखो एलसीएम क्यों निकालते हैं, एलसीएम वो सबसे छोटी संख्या है जो 11 15 12 से पूरी तरह विभाजित होगी, लेकिन हमसे कह रहा है विभाजित करने पर शेषफल 7 प्राप्त हो, तो उसमें हम अगर 7 ऐड कर देंगे ना, 7 को अगर मैं ऐड करूँगा तो वो संख्या हमें मिल जाएगी जो 11 15 17 विभाजित करने 12 से विभाजित करने पर शेषफल 7 प्राप्त करेगी। तो हमने यहाँ से एलसीएम इसका निकाला, तो हमारे 3 से काटा 11, 3 से 15, 3 से 12, तो ये कटेगा नहीं, 11 5 और 4 ही आ गया, तो 4 5 20 या 60, तो 60 गुणा 11 कितना हो गया, तो आपका वो आ गया कितना 660। तो ये तो एलसीएम आ गया, लेकिन हमसे क्या कह रहा है उसमें शेषफल 7 प्राप्त होते हैं, इसमें हम 7 ऐड कर दिया तो कितना हो गया 667। पहली संख्या ऐसी सबसे छोटी संख्या ऐसी है जो 11 15 12 से विभाजित करने पर शेषफल 7 छोड़ेगी।
लेकिन हमसे ये नहीं पूछा, हमसे पूछा उसी संख्या को 9 से विभाजित करने पर शेषफल कितना होगा, तो हमसे 9 से काट देंगे। तो 9 सत्ते 63, बचा कितना 63 हो गया, बचा 3, 37 हो गया, तो 9 चौक 36, 36 हो गया, बचा कितना 1, तो ये एक ही शेषफल हो जाएगा। यही हमसे पूछ रहा है, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो गया। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। आसान आसान से क्वेश्चन है तो यहाँ टाइम देने की भी जरूरत नहीं है। एम एन की तुलना में 3 गुना कुशल कारीगर है। एम जो है एन की तुलना में 3 गुना कुशल कारीगर है। मतलब अगर एक दिन में काम एन एक कर रहा है तो 3 गुना ये अच्छे काम, मतलब ज़्यादा काम कर रहा है, तो इसका मतलब एम जो है एक दिन में 3 काम कर ले रहा है। अगर मैं टोटल काम मान ले रहा हूँ 3, तो क्या होगा, एम को तो देखो एम एक दिन में 3 काम कर रहा है और सिर्फ 3 ही काम करना है, तो उसे तो एक ही दिन लगेगा ना, एक दिन में कर लेगा। लेकिन एन एक दिन में एक ही काम कर पा रहा है, उसे 3 काम करने में उसे कितने दिन लग जाएंगे, उसे 3 दिन लग जाएंगे। भाई हमसे पूछ रहा है, हमसे क्या कह रहा है, इसीलिए वह किसी कार्य को एन से 242 दिनों में 242 दिन से कम समय में पूरा करता है। मतलब एन से उसे 242 दिन कम लगते हैं, जबकि एन को 3 दिन लग रहे हैं और इसको 1 दिन लग रहा है। तो इसका मतलब वैसे दिनों में कमी कितनी है, 2 की कमी है, और 2 की कमी हमें दिखा रही कितनी, 242 दिन दिखा रहा है हमसे 2 की। तो हमने काटा 1 से, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, तो हमें पता लगा एक दिन की जो वैल्यू है ना वो 121 दिन के बराबर है यहाँ पे। तो भाई हमसे पूछ रहा है एन, तो एन पूरे कार्य को कितने में पूरा करेगा, एन को जो ये काम करने में 3 दिन लग रहे, तो एक दिन की 121 है, तो 3 दिन की कितनी होगी, 3 गुना करने पड़े, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 363 दिन लगेंगे। यही आपका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। उस अर्धगोले का कुल क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है। अर्धगोला होता क्या है, ये अर्धगोला है। ओके, ये अर्धगोला है। इसका जो कर्व सरफेस एरिया होता है सी एस ए होता है, वो कितना होता है 2πr²। वहीं टोटल सरफेस एरिया जो होता है वो कितना, इसमें πr² और ऊपर वाला ऐड हो जाता है क्योंकि ऊपर वृत्त बन रहा है, तो टी एस ए जो होता है वो कितना होता है 3πr²। तो यही हमसे पूछ रहा है, उस अर्धगोले का कुल क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। टोटल सरफेस एरिया पूछ रहा है, तो वो कितना है 3πr², 3πr²। ओके, अब देखिए यहाँ से हम सॉल्व आउट करेंगे। 3 पाई की वैल्यू हमें कितनी दी गई, पाई की जो वैल्यू हमें दी गई वो दी गई 3.14 इंटू r², तो 60 का स्क्वायर कितना हो गया 3600। ओके, यहाँ से हमने सॉल्व आउट किया, 3600 गुणा अगर 3 में करेंगे तो क्या होगा, 36 नहीं 108, तो 108 और डबल जीरो, उसके बाद क्या आ गया 3.14। यहाँ से हमने, अगर मैं यहाँ पे पहले इसको अगर मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 3 + 0.14, अगर मैं ऐड करेंगे तो 3.14 ही हो जाएगा। ओके, तो पहले क्या करते हैं, हम इसमें 3 का गुणा करेंगे, फिर इसमें हम इसका गुणा करेंगे, तो ऐड कर लेंगे बाद में। तो हमने वही किया, क्या किया, तो यहाँ से तो हमने देखा 108 को मैं 3 में गुणा कर रहे हैं तो क्या होगा, तो हमें मिलेगा 0 0 3 8 24, 3 एकम 3, तो 324। उसके बाद प्लस, अब ये 0.14 का भी गुणा करेंगे तो 0 0 14 8 112, बचा कितना 11, 14 एकम 14 जाएगा नहीं तो 11 ही बचा, 1 आ गया, 14 एकम 14, तो हमारे पास आ गया कितना, दशमलव आ गया 2 अंक बाद, क्योंकि 2 अंक बाद लगा यहाँ पे, तो इसमें ऐड कर दिया हमने कितना 1412, तो 2 1 4 4 8 3 3 3 8 1 3 3, एक बार 14 8 112, बचा कितना 11, तो 14 एकम 14 बचा 1, 14 एकम 14 15, ये 1512 आएगा यहाँ से। 1 मिनट, यहाँ पे जो आया ना 1512, तो हमने 1512 जब ऐड किया तो कितना आ गया हमारा 2 1 2 1 4 5 9 2 1 3 3, आपका 0 0, तो आंसर कितना आ गया 33912, तो ऑप्शन नंबर सी हो गया। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्या कह रहा है, एक मोबाइल को 14,105 में 35% की हानि पर बेचा जाता है। अगर $14,105 में बेचा जाता है तो 35% की हानि होती है। यदि इसे 28,210 रुपये में बेचा गया होता तो
उस पर वास्तविक लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए, अगर मैंने मान लिया इसका सीपी जो है क्रय मूल्य हमने 100 रुपये में खरीद के लाए, तो इसका 35% हानि भी बेचा, तो इसका मतलब 35% हानि का मतलब है कितने बेचा हमने, अगर 35% कम कर दिया तो 65 बचा। आसानी से समझ सकते हैं, 100 का 35% कितना होता है 35, और ये घटाया तो बचा कितना 65। तो भाई हमसे कह रहा है 65% हानि पर बेचा जाता है तो कितने में 14,105 में। इसका मतलब हमें 65 की वैल्यू मिलेगी कितनी है 14,105। तो यहाँ से हम 100 की वैल्यू निकाल लेंगे कितनी होगी, 5 से काटा मैंने 13 बार, 5 दूनी 10, 41 हो गया, 5 8 40, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 13 से काटा तो 1, 13 दूनी 26 बचा कितना 2, 22 हो गया, 13 एकम 13 और 7 हो तो 9 हो गया, 13 7 91। तो पता है एक की वैल्यू कितनी आ गई 217। तो 100 की कितनी आ गई, तो 100 की दोनों तरफ गुणा किया तो कितनी आ गई 21700। तो हमें पता लगा 21,700 रुपये इसकी कीमत थी, ओरिजिनल कीमत, जिसमें 35% लॉस उठा के इसने 14,105 रुपये में बेच दिया। लेकिन हमसे कह रहा है अगर 28,210 में बेचता तो क्या उसे लाभ या हानि क्या होती। देखो ऑब्वियसली बात है 21,700 की चीज़ अगर 28,210 में बेचेगा तो उसे प्रॉफिट होगा। अब कितना प्रॉफिट होगा तो हम घटा लेंगे 28,000, हम रुपये देखें कितना प्रॉफिट होगा। 28,210 में से हमने 21,700 घटाया तो कितना 0 1, 12 में से 7 गया 5, 7 में से 1 गया 6, तो हमें पता लगा 6510 का प्रॉफिट हो रहा है कितने पे। तो प्रॉफिट जो होता है हमेशा एक बात याद रखें, प्रॉफिट जो होता है हमेशा सीपी पे होगा, मतलब क्रय मूल्य पे होगा, जितना हमने इन्वेस्ट किया उस पर होगा। तो वो कितने पे 21,700 पे हमारा इन्वेस्टमेंट था, तो वो होगा कितना 21,700 इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, और 217 गुणा होता है 3, क्योंकि 200 गुणा 3 600 हो गया, और 7 आते हैं 51, तो ये हो गया आपका 30%। तो मुझे प्रॉफिट मिला वो कितना मिला 30%। ये आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। एक कॉलेज में पुरुष और महिलाओं की संख्या का अनुपात है 27:28 है। यदि पुरुषों की संख्या में 20% की वृद्धि होती है और महिलाओं की संख्या में 30% की वृद्धि की जाती है, तो कॉलेज में पुरुषों और महिलाओं का नया अनुपात क्या है। देखो हमें दिया गया मैन और वुमेन का अनुपात दिया गया कितना 27:28। ओके, मैं अपने हिसाब से इसको मैं 10 का गुणा कर लूँ 280, सॉरी 280, इधर कितना है 270, कोई दिक्कत, क्योंकि हम रेशियो है, रेशियो हम कुछ भी गुणा करें 10 का गुणा करें 5 गुणा करें दोनों में अगर करेंगे सेम, क्योंकि अगर मैं काटेंगे 0 काट दें तो 27:28 बचेगा। तो हमसे कह रहा है क्योंकि हमें इसलिए कर लिया कि हमें 20% इसका निकालना तो हमें आसानी हो जाएगी। यदि पुरुषों की संख्या में 20% वृद्धि की जाती है और महिलाओं की संख्या में 30% की वृद्धि की जाती है। अगर पुरुषों की संख्या 20%, 270 का 20% कितना हो गया 54। और ये आपको डायरेक्ट देखते ही समझ आना चाहिए कि 270 गुणा 20% निकालेंगे तो हमें पता है 0 से 0 तो कट ही जाना है, तो 27 दूनी कितना हो गया 54, तो पता लगा 54। ऐसे हमसे पूछा गया दो महिलाओं की संख्या में 30% की वृद्धि होती है, तो 280 का 30% कितना हो गया, तो वो हो गया आपका कितना 84। और आप नहीं कर पा रहे ऐसे कोई दिक्कत ना, लिख लें 280 का 30%, तो हमें पता है 0 से 0 तो कट ही जाना है, तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 28 नहीं कितना होगा 84, 3 8 24 की 4 बचा कितना 2, 3 दूनी 6 2 8, तो 84। तो हमसे पूछ रहा है नया अनुपात क्या होगा, तो नया अनुपात क्या है देखेंगे क्या, तो हमने ऐड कर लिया ये, तो 4 7 5 12 की 2 यहाँ से लगी 1, कितना हो गया 324, और ये कितना आ गया 4 8 8 16 की 6 यहाँ से लगी 1, 364। तो हमारा जो रेशियो आ गया कितना आ गया 324 अनुपात 364। इसको अगर मैं काटेंगे 4 से काटा, 4 से कटेगा 4 8 32, 4 एकम 4, 4 निम 36, 4 एकम 4, और यही आपका नया रेशियो बन गया। वो कितना आ गया 81:91। ठीक है, और ये गलती मत कर देना ऊपर 91 81 कर दिया बनना, ये वाला कर दो, ये नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि हमसे पुरुषों और महिलाओं का ही पूछा, अगर महिला और पुरुष का पूछा होता तो हम निकालते, ये भी जो आया मैन और वुमेन का आया। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्या कह रहा है गुरुत्व श्रेणी का योगफल ज्ञात कीजिए, और एन टर्म्स तक का पूछा गया है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, एस एन जो होता है वो क्या होता है ए 1 माइनस 1 माइनस आर की पावर एन और 1 माइनस आर। ठीक है, ये कब होता है, ये होता है जब तो ये कब होता है, ये जब होता है जब आर की वैल्यू जो होती है हमारी वो 1 से कम हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है ए क्या है, ए है होता है प्रथम पद, ए कितना दिया गया हमें, दिया है 11/5। वहीं आर क्या है, आर होता है सार अनुपात, सॉरी हाँ सार अनुपात जिसे बोलते हैं कॉमन रेशियो।
तो वो कैसे निकालते, वो निकालते हैं सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म। तो जैसे 11/25 अपॉन फर्स्ट टर्म क्या है 11/5। तो हमें निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये गया तो ऊपर चला गया तो कितना हो गया 5/11। तो 5×25 11 से 11 कट गया तो कितना आ गया 1/5। तो हमें पता लग गया आर जो हमारा आ गया कितना आ गया यहाँ से 1/5। तो 1/5 है, इसका मतलब है ये एक से छोटा है क्योंकि एक का 5वां हिस्सा है, तो इसलिए हमारा ये वाला फॉर्मूला लगता है। अच्छा, जब एक से बड़ा हुआ आर तब कौन सा फॉर्मूला लगता है वो भी देखते हैं अभी हम। तो हमें पता लगा यहाँ से हमारा जो आर आ गया वो कितना आ गया 1/5। अच्छा, जब एक से बड़ा होता है तब क्या होता है, जब आर एक से बड़ा होता है तो हमारा फॉर्मूला जो हो जाता है वो क्या हो जाता है SN = A r⁻n-1 अपॉन r-1। और किसी को भी GP में अगर दिक्कत आ रही है, गुरुत्व श्रेणी में दिक्कत आ रही है, तो यहाँ पे आप प्लेलिस्ट में जाएंगे चैनल में खोके, तो वहाँ पे कॉन्सेप्ट डे में जो एक क्लास पढ़ी हुई GP की कंप्लीट क्लास है, UPSI से रिलेटेड है, तो वो आप पढ़ लें, आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो देखते हैं यहाँ पे, तो ये रफ कर रहा हूँ। तो यहाँ से हमने सॉल्व आउट किया, तो एन टर्म तक हमें चाहिए a कितना है 11/5। तो यहाँ से 1 माइनस आर दिया गया था हमें कितना है, आर हमारे पास कितना आ गया 1/5 है। तो 1/5 की पावर n 1 माइनस आर कितना है 1/5। अब देखिए 5 एकम 5 तो कितना बचेगा 4/5। तो ये जो कितना आ गया यहाँ से सॉल्व आउट किया तो हमारा कितना आ गया, ये आ जाएगा 4/5। जब 4/5 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो हमारे यहाँ आ जाएगा SN आ जाएगा, वो क्या आ जाएगा 11/5 ऊपर जाके आ जाएगा 5/4 1 माइनस 1/5 की पावर n। यहाँ से काटा हमने देखा तो 5 से 5 कट गया, तो हमारा क्या आ गया आंसर आ गया, जो हमारा फाइनल आंसर आया क्या है 11/4 1 माइनस 1/5 की पावर n। तो ये हमारा आंसर हो गया। ये ऑप्शन नंबर हमें किस में दिया गया है, ऑप्शन नंबर D, ये n पावर है सबकी। ओके, तो यहाँ से हमारा ये आ गया। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्या कह रहा है हमसे, एक विमान 21 घंटे में A और B के बीच की दूरी तय करता है। यदि विमान की गति 220 किलोमीटर/घंटा कम कर दी जाती है तो उतनी ही दूरी 26 घंटे में तय करता है। तो हमें पता लग गया डिस्टेंस है सेम है। जब डिस्टेंस सेम होती है तो डिस्टेंस होता है क्या, स्पीड इनटू टाइम। अगर हमारा टाइम कम बढ़ रहा है तो इसका मतलब स्पीड कम हो रही। तो भाई हमसे यहाँ पे क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है यहाँ पे कि स्पीड शुरू में जो टाइम लग रहा है, टाइम का रेशियो में दिया गया कितना 21 घंटे। लेकिन क्या करा 220 किलोमीटर/आवर घंटे की कमी कर दी तो घंटे कितना जाना बढ़ गया, टाइम जाना बढ़ गया। इसका मतलब है स्पीड जो स्टार्टिंग कितनी हुई वो हुई 26 से 21 हो गई। अब आप सोच रहे हैं उल्टा कैसे हो गया, देखो डिस्टेंस जो डिपेंड करती है, अगर डिस्टेंस सेम है तो स्पीड इनटू टाइम। अगर मैंने मान ली डिस्टेंस हमारी 120 है और मैंने मान ली स्पीड 10 की स्पीड से जा रहा है, तो इसका मतलब इसे घंटे कितने लगे 12 है, क्योंकि 120 किलोमीटर कवर करने में 10 किलोमीटर/घंटा की गति से जा रहा है, तो इसे 12 घंटे लग जाएंगे। भाई डिस्टेंस यहाँ फिर भी सेम है, लेकिन अब यार मुझे लग रहा है कि पता लगा कि 12 घंटे लग रहे हैं, सॉरी जो स्पीड है 12 की स्पीड से जा रहा है, तो टाइम कितना लगेगा, तो उसे टाइम जो लगेगा वो 10 घंटे लगेंगे, क्योंकि 12 की स्पीड जा रहा है 120 से जाने के लिए 10, तो इसलिए ये पलट जाता है। समझ गए, क्योंकि हमें ये क्या होता है, देखो अब पलटने वाली बात भी क्या है, ये भी पलटने वाला इसलिए हम लेते हैं ताकि हमें कैलकुलेशन में दिक्कत ना हो। अगर आप कोई भी टर्म लेंगे यहाँ पे स्पीड आप कुछ भी मान लेंगे, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, जो डिस्टेंस यहाँ से जो बन रही है ये दोनों सेम बन रही हो। अगर 21 का गुणा आप किसी में कर रहे हैं तो यहाँ पे भी वो संख्या गुणा करें ताकि ये दोनों इनका जो गुणनफल है वो सेम आए। तो हम इसलिए डायरेक्ट पलट लेते हैं क्योंकि हमारा इन दोनों का गुणा जो होता है वो सेम आता है, समझ रहे। या आप LCM ले लें तो बात भैया है, लेकिन फिर आपको भैया कैलकुलेशन में थोड़ा टाइम लग जाएगा, तो ये चीज़ है। तो यहाँ से हमने माना तो हमें पता लगा कि स्पीड पहले से कम कितनी हुई 220 किलोमीटर हुई, लेकिन यहाँ पे यूनिट में यहाँ पे कितनी हुई 26 से 21, तो इसका मतलब यहाँ कितनी हुई 5, लेकिन 5 की हमें दूरी दी गई है कितनी 220 किलोमीटर। तो 5 से हमने 1 से काटा क्या होगा 5 चौक 20, 5 चौक 20, तो हमें पता लगा 1 की 44 है, तो 26 की कितनी हो गई। अब इसमें हम किसी का रख लेंगे मान, तो मुझे पता लगा टाइम जो लग रहा है 21 घंटे, और जा कितना आ रहा है 26 गुणा 1 की अगर 44 है 26 की कितनी होगी 26 गुणा 44। तो ये हमारा आंसर हो गया फाइनल। तो हमने सॉल्व आउट किया, क्या हो गया 21 का गुणा अगर 26 में करेंगे तो कितना हो गया 21 छक्का 126, तो बचा कितना 12, 21 दूनी 42 और 12 कितना हो गया 54, और इंटू कितना आ गया 44। और 44 को अगर मैं तोड़ लूँ 11 और 4 में, तो पहले मैं 11 गुणा कर रहा हूँ तो क्या हो गया 546 में अगर 11 का गुणा किया तो कितना मिलेगा हमें। तो हमने देखा 11 छक्का 66, बचा कितना 6, 11 चौक 44 और 6 कितना हो गया 50, बचा कितना 5, 11 पंजे 55 और 5 कितना हो गया 60, तो इतना आ गया। उसके बाद इसमें हमें कितना 4 का गुणा और करना, तो 6 चौक 24 0 6 चौक 24, तो आपका जो फाइनल आंसर आ गया कितना आ गया 24 0 24, यही आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर D।
तो ए से बी के बीच की दूरी कितनी है, वो है 24,024 किलोमीटर। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्या कह रहा है, एक व्यापारी अपने माल की कीमत इस प्रकार अंकित करता है कि 20% छूट देने के बाद वह 20% का लाभ अर्जित करता है। एक वस्तु का अंकित मूल्य क्या है जिसका क्रय मूल्य 2150 है। आप अगर हमारे पहले सेशन से जुड़े हुए हैं तो आप समझ चुके हैं कि लास्ट के 3 से 4 पेटे सेट में इसमें सेम क्वेश्चन आ रहा है। तो हमें पता है यहाँ से जो सीपी का एमपी से रेशियो आ गया, सीपी एमपी से कम होगा तो 20% छूट देने के बाद कितना हो गया, ये 80 हो गया। भाई एमपी 20% का लाभ हो रहा है तो एमपी का कितना आ गया, जो मार्क प्राइस है वो कितना हो गया, 120। तो इसको हमने काटा तो क्या हो, 4 दूनी 8, 4 3 12। तो मैं ये क्या है, सीपी का क्रय मूल्य, ये कितना है हमारे पास अंकित मूल्य। हमसे पूछ रहा है एक वस्तु का अंकित मूल्य क्या है, अगर किसका क्रय मूल्य कितना दिया गया, 2150, सॉरी 21,500। तो दो की वैल्यू हमें कितनी दी गई, 21,500। तो हमने यहाँ से सॉल्व आउट किया, एक की कितनी होगी, 2 एकम 2, 0, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10। तो हमें पता लग गया 10,750। भाई मार्क प्राइस हमें पूछा अंकित मूल्य कितना होगा, तो 3 की निकालनी। तो एक की अगर इतनी है तो 3 का इसमें गुणा किया तो कितना आ गया आपका, 0, तिप्चे 15, 5 यहाँ से लगी 1, 3 सत्तो 21, 1 22 की 2 बचा 2, तो 3 एकम 3, तो 322 50 आपका आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर बी। ओके, अब देखिए ऐसा हो क्यों रहा है, देखो हो क्यों रहा है वो बात समझिए आप। देखिए अंकित मूल्य जो अंकित मूल्य पर छूट देता है, छूट हमेशा जो होती है वो किससे होती है, मार्क प्राइस पे होती है। क्योंकि हमने कोई पैसे से मान लो कोई वस्तु हम 100 रुपये के लेके आए, मैंने उससे 120 रुपये उस पर अंकित कर दिया, मतलब हमने मार्क कर दिए कि 120 रुपये में, अब मैंने उस पर एक स्टिकर लगा दिया। वहीं क्या है, कोई इंसान आया उसने कहा कि ये कितने की चीज़ दी, मान लो एक शर्ट है, मैंने 120 लगा दी उस पर। उसने कहा ये शर्ट कितने का, मैंने कहा ये शर्ट 120 रुपये की है। तो उसने कहा 120 की तो नहीं लूँगा, इसमें 120 तो पड़े ही हैं, मुझे छूट भी चाहिए। तो मैंने कोई नहीं, आप 10% छूट दे दो। तो मैंने क्या किया, 100 की चीज़ को 120 जिस पे हमने लिख रखा था इस पर हमने 10% छूट दी, तो 90 को 12 में 108, तो ये 180 बेच दी। अब क्या हुआ, 108 बेच दी, तो ये सीपी हो गया, ये मार्क प्राइस हो गया। तो छूट जो हमें मिली ना इस पर ली हमने, अब ये हमारा तब ये सेलिंग प्राइस बन गया, फाइनली जो हमारा सेलिंग प्राइस बन गया। अगर प्रॉफिट देखेंगे तो सीपी से प्रॉफिट बढ़ता है सेलिंग प्राइस पे, तो हमें पता है 8% प्रॉफिट हो गई। वैसे क्या है यहाँ पे मार्क प्राइस पे हमने छूट कितनी दी, 20% की। तो 20% छूट देने का मतलब है 80 में बेच रहे, तो इसका मतलब हमें समझ आ गया कि ये सेलिंग प्राइस बन चुका है। और वहीं 20% का लाभ हो रहा है किस पे, सीपी पे। जैसे यहाँ पे 8% का लाभ हो रहा है तो ये भी सेलिंग प्राइस है, तो ये दोनों सेम हो जाते हैं। तो क्या हो गया, सीपी पे 20% का लाभ, इसका मतलब 120/100। तो 100 से 100 खत्म हो गया। तो फाइनली जो आया वो क्या आया, एमपी से जो सीपी का रेशियो आया वो कितना आया, 120/80। तो वही हमने डायरेक्ट जो यहाँ पे लिखा है ना, तो सीपी के सामने 80 और एमपी के सामने 120, तो यही हमने डायरेक्ट लिखा। यहाँ से हमने रेशियो ले लिया तो दो की वैल्यू हमें पता लगी इतनी है, क्योंकि क्रय मूल्य दिया गया इतना। तो हमने मार्क प्राइस अंकित मूल्य पूछा तो अंकित मूल्य हमने यहाँ से 3 का निकाल दिया। ठीक है, तो जब भी आपको कभी आए तो ये करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट लिखेंगे। क्या होगा कि जो सीपी होगा वो कम होगा, तो जो छूट होगी, जितने % छूट होगी वो हम इसमें इंक्लूड कर लेंगे, और लाभ होगा वो हम मार्क प्राइस में ऐड कर देंगे। ओके, 100 में प्लस में ऐड करके वो मार्क प्राइस बन जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्या कह रहा, एक दुकानदार 2 बैग प्रत्येक को 5500 रुपये में बेचता है। एक पर उसे 27% का लाभ होता है और दूसरे पर उसे 27% की हानि होती है। पूरे लेन देन में उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को मिले कि 2 बैग या कोई भी चीज़ है, 2 वस्तुएं हैं, सेम रेट में बेच रहा है, और एक पे उसे लाभ हो रहा है सेम परसेंटेज में, और एक पे उसे हानि हो रही, तो इसमें ऐसी कंडीशन हमेशा आपको लॉस होगा। पहली बात तो ये, तो प्रॉफिट वाले ऑप्शन कट जाएंगे। और लॉस कितना होगा, वो होगा आपको कितना, x² / 100, जहाँ x क्या है, x जो रेट है, इंटरेस्ट जो रेट दिया गया है, मतलब परसेंटेज जो दी गई है, कितना लाभ हो रहा है वो है। तो हमें पता लगा यहाँ से हमने सॉल्व आउट किया तो क्या है, -x कितना है, 27, 27 का स्क्वायर अपॉन 100, तो आपका कितना आ गया, वो आ गया 729। 27 का स्क्वायर कितना होता है, 729 अपॉन 100, माइनस का होगा। अब ये देखो 2 0 2 दशमलव आएगा तो यहाँ पे आएगा, तो 7.29, तो माइनस है, इसका मतलब है कि लॉस हो रहा है। लॉस कितना हो रहा है, 7.29% का लॉस हो रहा है। ये आपका आंसर हो गया। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्या दिया गया, हमें दिया, हमसे पूछ रहा है कितने वर्षों में कंपनी बाय की आय उसकी बचत से अधिक है। देखिए बाय की हमसे पूछा गया। अब देखिए ये हमें रेशियो दिया गया है, देखिए सेविंग टू इनकम रेशियो दिया गया है, यहाँ पे देखेंगे आप। तो मतलब ऊपर सेविंग है, जैसे मान लो 75 है, तो 75 को मैं सॉल्व आउट करेंगे 0.75 को, तो यहाँ से 10 हटाया तो 2 0 आए, तो हमें पता लगा सेविंग जो है 75 है, और यहाँ से जो इन्वेस्टमेंट है या इनकम जो है वो कितनी है, 100। तो हमसे पूछ रहा है आय जो है, इनकम पूछ रहा है, ऐसी कितनी कंपनी है बाय की आय उसकी बचत से अधिक है। ठीक है, तो यहाँ हमें पता लगा आय ज़्यादा है, बचत कम है, बचत ऊपर वाली है। वहीं देखो यहाँ तो बराबर ही है, 1/1 हो जाएगी, बराबर ही है। यहाँ पे कितना, देखो यहाँ पे ज़्यादा होगा, देखो 1.5/100, मतलब 10 हटाया 10 हो गया इधर। तो पता लगा ऊपर जो है, ऊपर बचत है, नीचे आय है, तो ये वाली ज़्यादा हो गई, तो यहाँ भी नहीं होगा।
तो हमें पहले कंडीशन तो ये मिल गया, दूसरा ये मिल गया केस हमें जहाँ क्या है आय इसकी बचत से अधिक है, क्योंकि ऊपर जो अनुपात दिया गया वो बचत का दिया गया है। देखो ये वाला बड़ा हो ही गया, अगर ये चेक करेंगे तो ये कितना हो गया 1.75। अगर दशमलव हटाया तो नीचे 0 आए, तो नीचे देखो आय तो 100 हो गई लेकिन बचत कितनी है 175, तो ये भी नहीं जाना हो रही। लेकिन इस केस में देखो जाना हो रही क्योंकि 0.5 है, ये मैं रफ कर रहा हूँ सारा, फिर आप समझेंगे। जैसे इस केस में क्या है 0.5 है, तो 0.5 दशमलव हटाया तो यहाँ नीचे 10 आए, तो मुझे पता लगा बचत जहाँ 5 है आय जाना है, तो यहाँ पर भी आय जाना है। तो भाई पूछ रहा है कि कितने वर्षों में कंपनी बाय की आय उसकी बचत से अधिक है, तो 2 वर्ष मिले में, एक ये और एक ये, तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया आपका आंसर 2। बढ़ते नेक्स्ट, कितने वर्षों में कंपनी एक्स की बचत उसकी आय से अधिक है, तो एक्स ही पूछ रहा है, तो क्या है एक्स की बचत है उसकी आय से अधिक है, बचत अधिक है। तो देखिए रेशियो कौन सा बड़ा है, ये जो हमने निकाला ये कितना ये आ गया 25/100, तो इसका मतलब है बचत तो 25 हो रही है, आय जाना है यहाँ पर भी आय जाना है, दूसरे वाले में भी। तीसरे वाले में चेक करेंगे तो हमें पता लगा बचत जाना है, क्योंकि यहाँ 125 बचत आ गई और आय कितनी है 100, क्योंकि दशमलव हटाया 2 जीरो आ गए। इसमें चेक करेंगे तो क्या है 1.5 है, दशमलव हटाया 0, तो पता लगा मुझे बचत जाना है आय कम है। तो हमसे पूछ रहा है एक्स की बचत उसकी आय से अधिक है कितने वर्षों में, तो एक वर्ष ये मिल गया, दूसरा ये मिल गया, बाकी सब में आय जाना है। तो 2 ऑप्शन आपका ये भी हो गया। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ, कंपनी ए के लिए 2011 से 2021 तक बिक्री में कितने % कमी हुई, 2011 से 21 तक, तो ए है क्या, ये है, ये वाले डॉट डॉट चल रहे हैं ये। उसके बाद क्या कह रहा है 2011 से 2021 तक, 2011 ये है, एक ही है, क्या पे बिक्री कितनी है, एक ही जो बिक्री है वो कितनी है 1180। भाई 2021 में बिक्री कितनी है एक ही, ये है 1070। तो हमसे पूछ रहा है कितने % कमी आई, कमी कितनी आई, अगर रुपये में देखेंगे घटाया तो 0, 8 में से 7 गया 1, तो 110 की कमी आई। कितने में आई 118, 1080, यहाँ से 0, तो परसेंटेज निकालने के लिए 0 से 0 काटो तो हमें पता कितना मिलेगा। देखो अब यहाँ से देखेंगे आप 1100/118, अगर यहाँ पे 118 होता 110 की जगह पे तो एक बार कट जाता, इसका मतलब है कि तो 10% कुछ आता, लेकिन यहाँ पे एक बार नहीं जा रहा, इसका मतलब जो इसके जो वैल्यू आएगी इसका मतलब है कि 1 से कम आएगी, मतलब 10% से कम आएगी, वो कितनी आएगी 9, तो एक ही ऑप्शन है वो हमें दिख रहा है 9.32, तो हम डायरेक्ट इसी लगा देंगे, क्योंकि ये 118 बार एक बार में जा ही नहीं रहा है। अगर यहाँ पे 110 की जगह पे 118 120 होता तो एक बार चला जाता, तो हमें पता लगता है 10% से जाना आएगा, लेकिन 100 ये 8 कम और है, तो इसलिए हमें पता लगा 9% समथिंग बनेगी, यही आपका आंसर हो गया। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ, किस वर्ष कंपनी बी की अधिकतम बिक्री हुई, बी है क्या, ये देखिए जो स्क्वायर में दिख रहा है ये है बी, तो देखो यहाँ पे क्या पे हुई 860 हुई, फिर कितनी हुई 910 हुई, यहाँ पे कितनी हुई बी की बिक्री हुई है 750, लेकिन जो यहाँ पे फाइनली हुई है वो कितनी हुई 1070, तो हमें पता लगा 2021 में सबसे ज़्यादा बिक्री हुई है 2031 में, यही आपका आंसर हो गया। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ, क्या कह रहा है सभी दिए गए वर्षों में कंपनी ए ने कंपनी बी की तुलना में कितने % अधिक बिक्री की, सभी दिए गए वर्षों में कंपनी ए ने कंपनी बी की तुलना में कितनी अधिक बिक्री की, देखो ए और बी, ए की बिक्री है कितनी, देखो 980, 1180, 1070 और ये कितना है 880, तो हम नोट आउट करेंगे 980, 1180, 1070 और 880, ओके। और बी की कितनी है, यहाँ से बी लिखेंगे, बी देखिए कितना है, बी ये है स्क्वायर वाला, तो यहाँ पे कितनी होगी 860, ओके। उसके बाद है 910, उसके बाद बी की हमें कितनी मिली 750, उसके बाद बी की कितनी है 1070, ऐड किया हमने तो कितना पाया 0, 8 या 24 और 7, 24 7 31, बचा कितना 3, तो 9 3 12 1 13, 13 और 8 कितना होता है 21, एक बचा कितना 2, तो आपका कितना आया 4110, ओके। उसके बाद आगे कितना है, इसको ऐड किया मैंने 0, 7 5 12 1 13, 13 6 19 की 9, बचा कितना 1, तो 9 8 1 9 9 9 18, 18 7 25 की 5, बचा कितना 2 1 3, तो ये आ गया 3590। तो प्रॉफिट हो कितने का रहा, तो हमसे पूछ रहा है कंपनी ए ने बी की तुलना में ए ने कितना कमाया एक्स्ट्रा, तो देखेंगे ये हम यहाँ से देखेंगे, तो घटाया 0, 11 में से 9 गया 2 बचा, 10 में से 5 गया 5 बचा, तो हमें पता लगा 520 की प्रॉफिट हो रहा है कितने पे, बी की तुलना में, तो बी का कितना है 3590, परसेंटेज निकाला तो 1 0 से 0 ख़त्म, तो हमें मिल गया जो यहाँ तक मिला कितना 5200
बटे 359। अब देखिए यहाँ से अब इसे मैं सॉल्व आउट कर रहे हैं तो 359, अगर मैं ऊपर वाला रफ कर रहा हूँ ताकि आप कर सकें तो हम लिख ले रहे हैं कितना 5200 359, तो 1 टाइम गया कितना होगा 359। 10 में से 9 गया, 1 बचा। 11 में से 5 गया, 6 बचे। 4 में से 1 गया, 4 में से 3 गया, 1, 0 आ गया। तो ये 4 चौकू 16, तो ये लगभग 4 टाइम से चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 400 भी होता है ना तब भी 4 चौक 16 से हो जाता। ठीक है, तो लेकिन 3 बार से तो जाना जाएगा, तो ये 14, तो आपका जो आंसर आएगा 14 समथिंग आएगा। तो देखें, तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर क्या है, एक ही ऑप्शन दिया गया जिसमें 14 समथिंग दिया गया। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्या कह रहा है, हमें दिया गया है इसको पुनर्व्यवस्थित कीजिए, शब्द को समान अर्थ वाला चुनिए। तो मैंने जब इसको पुनर्व्यवस्थित किया तो क्या ये शब्द बना हमारा, तो ये बना SHRIL, तो शेल इसे बोलते हैं। शेल इसका मतलब होता है हाई पिच्ड, मतलब कोई चीज़ आप चिल्ला के कह रहे हैं, कोई तेज आवाज़ में बोल रहे हैं, ठीक है, एक तेज आवाज़ में, तो वो चीज़ है शेल। वहीं शाउट भी होता है, चिल्लाना ही होता है इससे। तो इसका जो समान अर्थ वाला ये बना। वही ममल होता है मतलब बुदबुदाना, कोई चीज़ धीरे बोलना। विस्परवान में होता है स्लो स्लो बोलना, सब तो आपको पता ही होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका 20 सही हो गया। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्या कह रहा है, आज मंगलवार है, 28 दिन बाद 28 दिन पहले कौन सा वार था। तो आज मंगलवार है, तो और दिन कितने हैं 28। 28 को अगर मैं 7 से काटूंगा तो 7 चौको पूरा पूरा कट गया, तो कोई और डे नहीं आया। इसका मतलब 28 दिन पहले भी मंगलवार ही था। आसान सा क्वेश्चन था। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। हमें ये सीरीज दी गई, हमसे पूछा गया, इसको ये लिखते हैं, तो इसको क्या लिखेंगे, देखो ई होता कितने 5 पे, ओके। एस कितने पे होता है, एस होता है 19 पे। सी कितने पे होता है 3 पे। एक ए होता है 1 पे। एल होता है 12 पे। ए कितना पे होता है 1। टी होता है कितने पे 20 पे। आई होता है 9 पे। और ओ होता है 15 पे। और एन होता है 14 पे। तो उसको क्या लिखा हमने, ये लिखा, तो क्या लिखा है इसे 15 16 10 21 2 21 2, उसके बाद क्या आया 13 2 4 20 6। तो हमने जब लिखा तो हमें एक बात पता लगी, क्या है ये क्या कर रहा है, ये देखो इधर से उल्टा लिख रहा है और इसने प्लस ऐड कर रहा है। देखो 14 के बाद क्या है, प्लस ऐड किया 15, 15 से क्या है 16, 9 से क्या है 10, 20 से क्या किया इसने 21। वहीं क्या किया इसने, देखो 20 से 21, एक से इसने +1 किया 2, 12 से 13, ठीक है। उसके बाद 1 से 2 किया, 3 से इसने क्या किया 4 प्लस ऐड कर दिया, 19 से क्या किया 20, और 5 से 6। तो हमें पता लगा उल्टा लिख के एक एक बढ़ाता चला गया। तो हम क्या करेंगे, हमें यहाँ से पता लग गया इसका कॉन्सेप्ट क्या है। अब देखिए हमें जो लिखना है, देखो डी से बढ़ाएंगे +1, तो क्या आएगा, डी 4 पे होता है, 5 पे क्या होता है ई, तो पहला ई। उसके बाद ई के बाद क्या आता है एफ। टी के बाद क्या आता है, टी के बाद यू, तो EFU, तो पहला ऑप्शन तो खत्म हो गया। उसके बाद क्या आता है, ए के बाद बी आता है, तो बी आता है, तो ये वाला भी खत्म हो गया। उसके बाद बी, आर के बाद क्या आता है एस, आर के बाद एस, तो बी के बाद एस किस में है, दोनों में, यहाँ भी है यहाँ भी है, ठीक है। उसके बाद डी के बाद ई आता है, ओके। वाई के बाद जेड आता है, जेड भी ठीक है। उसके बाद एच के बाद क्या आता है, एच के बाद आई आता है, आई भी ठीक है। ई के बाद क्या आता है, ई के बाद एफ आता है, लेकिन यहाँ पे इसमें डी दे दिया गया, तो ये वाला खत्म हो गया, ये आ गया, और डी के बाद ई आता है, यही आपका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्या कह रहा है हमसे, कुछ जूस स्वादिष्ट हैं, कुछ जूस फल हैं। तो चेक करें क्या निष्कर्ष निकल रहा है, कुछ फल स्वादिष्ट हैं, कुछ फल स्वादिष्ट हैं, तो वो फल से जूस तक पहुँचने का नहीं, तो ये पहला तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। कुछ फल जूस तो हो सकते हैं लेकिन कुछ फल स्वादिष्ट नहीं है। वहीं दूसरा पूछा कुछ फल जूस हैं, हाँ तो दूसरा सही है, ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्या कह रहा है, सभी छात्र शिक्षक हैं, कुछ शिक्षक व्याख्याता हैं, सभी व्याख्याता वित्तिक हैं। तो क्या निष्कर्ष क्या निकाला, कुछ छात्र व्याख्याता हैं, तो कुछ छात्र व्याख्याता हैं, नहीं हो पा रहे भाई, क्योंकि इनमें दोनों में छात्र और शिक्षक में कोई, इन दोनों में कोई मेल बन नहीं रहा है। कुछ वृत्तिक छात्र हैं, कुछ वृत्तिक छात्र हैं, कुछ वृत्तिक शिक्षक तो हो सकते हैं लेकिन छात्र तो नहीं हो पा रही दोनों,
ना तो एक ना दो निष्कर्ष करते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो गया आपका। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। हमें सीरीज दी गई, पूछ रहा है दी गई श्रृंखला में अगला पद को याद कीजिए। देखो यहाँ से आप चेक करेंगे तो देखेंगे कि शुरू के 3 वर्ड्स और लास्ट के 3 वर्ड कम कर रहा है। देखो क्योंकि यहाँ पे EROS बचा, ये यहाँ पे लिख दिया उसने, तो इसका मतलब है -3 कर रहा है। फिर क्या कर रहा है, EROS तो लिख रहा है ये, उसके बाद +2 ऐड कर रहा है, तो शुरू के जो 2 वर्ड्स हैं और ये पीछे से ही 2 वर्ड और ये ऐड कर दिए। उसके बाद क्या कर रहा है, ये फिर 3 माइनस कर रहा है। ये देखो ये 3 हटा दिए इसने, इधर पीछे से 3 हटा दिए। तो अब यह क्या करेगा, RO तो लिखा ही है, देखो +2 किया इसने यहाँ पे, फिर -3 किया, तो इसका मतलब +2 करेगा। इसका मतलब 2 वर्ड जोड़ेगा। अब 2 वर्ड कौन से जोड़ेगा वो देखिए, तो वो जोड़ रहा है ये, इसमें जोड़ेगा क्या, SI जोड़ेगा और NE जोड़ेगा। ओके, तो आगे NE जोड़ दिया, पीछे SI जोड़ दिया, तो ये आपका आंसर हो गया। तो ये आपका पहले से ही पद बना चला आया था ऑप्शन में मिस्टेक से, तो ये आपका है। ठीक है, नेक्स्ट पद जो आपका ये बन गया। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्या कह रहा है, A की वैल्यू हमें क्या दी गई प्लस, वहीं B की क्या कह रहा है, B की माइनस, और C फॉर L2। तो C जो है वो क्या है, गुणा। तो इससे हम सॉल्व आउट करेंगे तो देखो 19, A क्या है +6, C क्या है, C गुणा 3, A क्या है +7 और B क्या है -5। ओके, तो 19 6 कितना हो गया 25 गुणा, उसके बाद 7 और 3 कितना हो गया 10 और -5, तो 25 दाएँ कितना हो गया 250, -5 किया कितना हो गया 245। आपका आंसर आ गया 245। बढ़ते हैं नेक्स्ट। हमें दिया गया, देखिए अगर मैं पहला ऑप्शन लेंगे तो क्या होगा, 7 - 13 डिवाइड बाई 9 इक्वल टू, तो 100 बनाना ही है, तो ये कैसे बन जाएगा, कोई मतलब नहीं बनता है, तो हमने इसे काट दिया। क्योंकि सब में देखेंगे हमें इक्वल टू में लगा हुआ लास्ट वाला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन हमने चेक किया तो 7 गुणा 13 प्लस के 9, तो हमने देखा 13 7 91 और 9 ये 100 हो गया, तो यही आपका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। हमें ये दिया गया मॉन्स्टर क्या लिख रहा है, देखो MONSTER को लिख रहा है क्या, NOMTRET। तो देखेंगे क्या है, यहाँ से ये पलट गया, यहाँ से ये पलट गया, ये सेम कर रहा है। उसके बाद क्या कर रहा है, S+1 कर रहा है। ओके, उसके बाद R से T से ये पलट गया, ये कर दिया, तो ये सीरीज बना रहा है। तो वैसे हेल्थी को क्या लिखेंगे हम, हेल्थी को क्या लिखेंगे, HELTH बाई, देखो ए से इधर आ गया ए, ई अपनी जगह पे ये, एच इधर आ गया, उसके बाद L+1, तो L के बाद क्या आता है M। ओके, उसके बाद बाई, और एच तो अपनी जगह पे है ही, इधर से ये हो गया ये टू टी, तो AEH, तो F वाले दोनों ऑप्शन खत्म, AEH M, उसके बाद बाई एच टी, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो गया आपका। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्या कह रहा है, ए एक्स से बाई तक जाता है कितनी स्पीड से, 42 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, और फिर एक्स तक आता है कितनी दूरी, एक्स तक आता है यही दूरी, सेम दूरी 96 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो पूरी यात्रा की औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो औसत चाल का निकालना फॉर्मूला क्या है, 2 × S1 × S2 अपॉन में S1 + S2। तो S1 मतलब जो चाल हैं ये, तो S1 अगर इसे मैं मानता हूँ और S2 हो गया ये वाला, तो देखते क्या होगा, 2 × 42 × 96 प्लस में कितना आ गया, 96 42 कितना हो गया, 6 2 8 और 9 4 13 138, 200 काटा कितना हो गया, 2 6 12 और 2 9 18, 3 से काटा 3 दूनी 6 3 3 9, तो ये कितना हो गया, 3 एकम 3 बचा कितना 1, 3 चौक 12, 14 गुणा इसमें किया मैंने तो कितना आ गया, तो यहाँ आ गया आपका 14 छक्का 96, 6 बचा कितना 9, तो 14 निम्मा 126, 26 सॉरी चौचिंग 84 होता है ना, चौचिंग 84 की 4 बचा कितना 8, और 14 निम्मा 126, और 14 निम्मा 126 और 8 कितना हो गया 134। ओके, ऐसे हमें 23 से विभाजित करना है, 23 पंजे होता है कितना 115, ठीक है, 20 पंजे 100, 5 3 15, 23 पंजे 115,
तो बचा कितना, 4 ये बच गया, 14 ये, तो ये हो गया 194। 194 हो गया, तो 23 × 8 कितना होता है, 23 × 8, 8 या 24 4 बचा कितना, 2, 8 में 16 और 2 8, 184। और ये कितना हो गया, 194। तो ठीक है, 8 बार चलेगा। तो आपका जो आंसर आ गया वो कितना आ गया, वो आपका आ गया 58 पॉइंट समथिंग। तो आपका एक ही ऑप्शन है 43, यही आपका आंसर हो गया। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्या कह रहा है, क्या सरकार को कला पर रुपए खर्च करने चाहिए। तरह कह रहा है हाँ, कला किसी के जीवन में गुणवत्ता लाती है। दूसरा कह रहा है नहीं, किसी व्यक्ति के जीवन में गुणवत्ता जीवन के लिए एक अच्छे अवसर से प्राप्त होती है, किसी मूर्ति से नहीं। तो ये तो कोई बात नहीं हुई, पहला सही है कि हाँ, कला किसी जीवन में गुणवत्ता लाती है, बिल्कुल सही बात है। हमें अपने आर्ट एंड कल्चर को तो हमेशा ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका पहला प्रोबल है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्या कह रहा है, क्या सरकार को कला, अच्छा ये सेम ही आ गया। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। हमें सीरीज दी गई, हमसे पूछ रहा है ये बीच वाला टर्म क्या है। देखो अगर आप देखेंगे क्या है, डी है 4 नंबर पे, उसका क्या है, एच होता है 8 नंबर पे, 4 4 जोड़ दिए, इसका मतलब एल होता है 12, मतलब +4 ऐड कर दी। अब हम 4 ऐड करेंगे तो क्या होगा, 12 और 4 कितना होगा, 16, तो 16 पे आता है पी। पी एक ऑप्शन है, ये आपका आंसर हो गया। फिर भी आपको चेक करना है, तो क्या है, 6 दूनी 12, 6 18 और 6 24, तो कितना आ गया 24, क्योंकि 56 30 होता है। तो यहाँ से हमें लगा 24 आपका आंसर हो गया। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्या कह रहा है हमसे, हमसे कह रहा है 251 उर्वरक बैग का औसत वजन 51 किलोग्राम है। यदि बॉक्स का वजन जिसमें उर्वरक बैग रखे जाते हैं को शामिल किया जाता है, तो प्रति उर्वरक बैग का प्रचलित औसत वजन 0.6 किलोग्राम बढ़ जाता है। तो बॉक्स का वजन याद कीजिए क्या है। अगर बॉक्स को भी शामिल कर लिया जाता है, जो बॉक्स है, तो इसका मतलब क्या है, 251 उर्वरक बैग थे, ठीक है, जिनका 51 किलोग्राम था। इसका मतलब बॉक्स का अगर 51 ही किलोग्राम वजन होता तो फिर औसत नहीं बढ़ता, लेकिन औसत बढ़ा। इसका मतलब क्या है कि जो बॉक्स है उसका वजन जानना है। अब कितना जानना है, देखो बढ़ कितना आ रहा है, 251 पे 0.6 बढ़ रहा है। इसका मतलब जो अब नया औसत हो रहा है वो कितना हो रहा है, 50.1, 51.6। तो इसका मतलब है कि सब पे बढ़ रहा है। तो 251 तो उर्वरक बैग हो गए, और प्लस ये बॉक्स, तो हमारा 252 पे 51 + 252 पे हमारा कितना बढ़ रहा है, 0.6 बढ़ रहा है। तो हमने देखा 6 दूनी 12 की 2 हासिल लगी 1, 56 30 31 3, 6 दूनी 12 और 3, 6 दूनी देखो 6 दूनी 12 की 2 हासिल लगी 1, 56 30 31 3, 6 दूनी 12 3 15। तो हमें पता लगा 151.2, 151 किलोग्राम 0.2 बढ़ रहा है। अगर 51 तो इसका हमने ऐड कर लिया, तो इसमें हमने 51 और ऐड किया तो कितना हो गया, 0.22, 5 5 10 की 0 हासिल लगी 1, 202। तो कर क्या रहे, देखो दोबारा समझिए क्वेश्चन। हमसे कह रहा है 251 उर्वरक बैग हैं, इनका औसत वजन 51 किलोग्राम है, ओके। लेकिन कह रहा है यदि बॉक्स के वजन जिसमें उर्वरक बैग रखे जाते हैं को शामिल कर लिया जाता है, तो प्रति उर्वरक बैग को प्रचलित, देखो एक बड़ा बॉक्स है जिसमें ये सारे उर्वरक बैग रखे हैं, ओके। अगर इसको भी शामिल कर लिया जाता है तो क्या कर रहा है, इस सारे में जो वेट बढ़ेगा वो कितना बढ़ जाता है, 0.6 किलोग्राम बढ़ जाता है, औसत किलोग्राम, ठीक है। तो इसका कितना हुआ, तो हमें पाया कि अगर इसको बढ़ाया तो इसका मतलब है पहले जो 251 संख्या है, अब औसत जो वजन बढ़ा है, इसका मतलब संख्या हो गई कितनी, 252, और 252 पे 0.6 बढ़ रहा है। अगर 51 ही होता ना, अगर 51 किलोग्राम होता तो बिल्कुल भी नहीं बढ़ता, लेकिन 51 से ही जानना है, तो कितना है, 0.6 किलोग्राम सब पे बढ़ रहा है, कितने, 252। तो हमें पता लगा कितना बढ़, कितना रहा, 151 किलोग्राम, तो यहाँ से बढ़ रहा है, और 51 तो ये था ही जो हम मान के चल रहे हैं, तो हमारा पता लगा 202.2 किलोग्राम है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन। तो प्रत्येक बच्चे को प्रतिदिन 1 लीटर पानी पीने का अभ्यास करना चाहिए। बच्चों के लिए पानी पीना आवश्यक है क्योंकि वे प्रतिदिन खेलते हैं। ऐसी बात तो नहीं है कि अगर वो बच्चे नहीं खेलते तो क्या पानी नहीं पीना चाहिए क्या, ये तो बात खत्म हो गई, ठीक है। अगर वो नहीं खेलते बच्चे, आजकल के बच्चे तो नहीं खेलते हैं, तो क्या उन्हें पानी नहीं पीना चाहिए। दूसरा क्या कह रहा है, पानी बच्चों को बीमारी से बचाता है। देखिए पानी बच्चों को बीमारी से नहीं बचाता, बीमारी अगर होती है तो वो हो ही जाती है, ठीक है, लेकिन हाँ पानी हमारी काफ़ी हेल्थ के लिए काफ़ी लाभदायक होता है, तो इसलिए ये दोनों गलत हैं, ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। इसी के साथ आपकी क्लास खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर क्लास आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप तक सबसे पहले वीडियो हमारी पहुँच सके। और आपका 1 तारीख से या 2 तारीख से आपका एक बैच आने वाला है IPSI को लेके, UPSI मतलब भी पुलिस को लेके है ये मानो, तो इसमें UPSI और प्लस का क्या है, UP पुलिस कांस्टेबल, ये दोनों शामिल हैं। और बहुत अच्छे से पढ़ाया जाएगा आपको, बिल्कुल 0 लेवल से। अगर जिसका भी मैथ काफ़ी कमज़ोर है उसके लिए तो ये बैच बहुत ही अच्छे होने वाला है, ठीक है। तो बिल्कुल 0 समझते हुए चलेंगे बिल्कुल, और आप एग्ज़ाम में जब बैठेंगे ये बैच कंप्लीट करने के बाद तो आपको खुद लगेगा क्या मैथ पढ़ा आपने। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नमस्कार।